बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। बच्चों, आप लोगों ने गॉस थ्योरम के पार्ट 01 के लेक्चर में एरिया वेक्टर को सीखा, सॉलिड एंगल क्या होता है ये सीखा, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स, और उसके कौन कौन से डिफरेंट केसेस होते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया। आई होप सभी को पूरा टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, और वो वीडियो में जितने भी चीजें आपको बताई गई उस वीडियो में वो सब आपको तैयार हो गई होंगी। फिर भी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम अगर उस टॉपिक में हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी बात को जरूर बताएं, जिससे अगले वीडियो में हम लोग उसको कवर कर सकें या आपको उसको दोबारा डाउट को क्लियर कर सकें। ठीक है बेटा। और उसी सीरियल में हम लोग गॉस थ्योरम का पार्ट 02 लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोग गॉस की प्रमेय क्या होती है ये सीखोगे, गॉस की प्रमेय के क्या क्या केसेस होते हैं इनको हम लोग सीखेंगे, और इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं गॉस थ्योरम के उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक गॉस थ्योरम पार्ट 02, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। ठीक है बेटा, तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाएं, और जो नए बच्चे इसमें वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको लगातार आगे आने वाले वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप लोग अपनी कंपटीशन फिजिक्स की तैयारी को और अच्छे ढंग से पूरा कर सकें। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम पार्ट 02। तो बच्चों, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आखिर होता क्या है, या गॉस की प्रमेय हमको बताती क्या है। गॉस की प्रमेय या गॉस थ्योरम हमको बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला अगर वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो हम लोग किस थ्योरम का यूज करेंगे, गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम। ये प्रमेय हमको क्या बताती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है बेटा, यहां पर Q क्या होता है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश या कुल आंतरिक आवेश। तो गॉस थ्योरम का सिंपल सा फार्मूला है फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए, और ये इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, यहां पर जो सिग्मा क्यू इन होता है इसको बोलते हो कुल आंतरिक आवेश, टोटल इंटरनल चार्जेस। तो बंद सतह के अंदर जितना आंतरिक आवेश रखा हो, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज रखा हो, अगर एक सिंगल चार्ज है तो उसको कंसीडर करोगे, एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो उसको कंसीडर किया जाएगा, केवल Q1 है तो फार्मूले में Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, Q1 से ज्यादा चार्जेस हैं तो उन सबका एल्जेब्रिक सम अर्थात बीजगणितीय योग निकालने के बाद तब उसमें एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड करोगे। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वो बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। सभी को समझ में आ गया। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught to the total charge enclosed in the surface। यहां पर देखिए लिखा है सिग्मा क्यू इन, इसका मतलब होता है टोटल इंटरनल चार्जेस। अब जैसे हमारे पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है, इसके सेंटर में चार्ज है प्लस का क्यू, और इसे r दूरी पर एक स्मॉलर एरिया एलिमेंट अर्थात अल्पांश क्षेत्रफल लिया गया है, और ये जो स्मॉलर एरिया एलिमेंट है बच्चों ये है dA। इस एरिया एलिमेंट को अगर चार्ज से हम लोग मिला दें तो यहां पर ये जो एंगल बनता है ये है d ओमेगा, जिसको कहते हो सॉलिड एंगल, और ये डिस्टेंस होती है r। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने कोई पॉइंट कंसीडर किया P, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर और एरिया वेक्टर है dA वेक्टर, और इनके बीच का एंगल क्या है थीटा। ठीक है, याद आ रहा होगा सभी लोगों को, इस प्रकार आपको गॉस थ्योरम पढ़ाई गई थी। तो गॉस थ्योरम हमको ये बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर कोई भी चार्ज हम लोग रख दें तो वो चार्ज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू देगा फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
अर्थात जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब बच्चों यहां पर जो स्मॉलर एरिया एलिमेंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, तो अगर हम लोग यहां पर इस E के फार्मूले को नोट करें तो E इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। प्लस Q चार्ज के कारण अगर पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करोगे, वैद्युत क्षेत्र को आप लिखोगे, तो वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। उसके बाद अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करो कि बंद सतह से कितना फ्लक्स जाएगा, इस स्मॉलर एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे डी फाई, और डी फाई इज इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, डी फाई का फार्मूला क्या होता है, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई किससे पास होने वाला फ्लक्स है, ये जो अल्पांश अवयव हम लोगों ने लिया है स्मॉलर एरिया एलिमेंट, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो किसके बराबर है, डी फाई के। ठीक है, तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहां पर अगर हम लोग इस वैल्यू को पुट कर दें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है बच्चों, डी ए कॉस थीटा। और सभी लोग जानते हो डी ए कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर ये होता है सॉलिड एंगल, डी ए कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डी ओमेगा। तो यहां से डी फाई हमारे पास में होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया इस छोटे से एरिया से। अब अगर हमको क्या लिखना हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन, और ये किसके इक्वल टू है, डी ओमेगा के। इसको हम लोगों ने लिखा था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। और सभी लोग जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का मींस होता है 4 पाई के रेडियन कंप्लीट सॉलिड एंगल। अगर इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया जाए, थोड़ा सा और नीचे लिखूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का मींस होता है 4 पाई के रेडियन। इस वैल्यू को अगर यहां पर रख दिया जाए तो यहां से फाई का फार्मूला आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल विच इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है, कि गॉस थ्योरम क्या बताती है। गॉस थ्योरम हमको बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी आकार और आकृति का बंद पृष्ठ हो, एनी सरफेस ऑफ एनी एरिया, किसी भी आकार और आकृति का कोई बंद पृष्ठ हो, और अगर हमको उससे क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम से, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को मैंने यहां पर क्या लिखा था, फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सभी को समझ में आ गया। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया कि फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा गॉस थ्योरम से, और बाकी कंपटीशन एग्जाम में तो आपके लिए केवल फार्मूला ही महत्वपूर्ण है, आप लोग उसको माइंड में रखें। जब कभी भी आपसे फ्लक्स निकालने को बोला जाए तो आप तुरंत दिमाग में क्या लाओगे कि कुल आंतरिक आवेशों का बीजगणितीय योग अपॉन एप्सिलॉन नॉट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंटरनल चार्जेस, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इतना काम कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी नेट वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया बच्चों, सभी को क्लियर हो गया? तो अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें, गॉस थ्योरम, हेडिंग लगा लें सभी लोग, गॉस की प्रमेय यानी गॉस थ्योरम, और उसमें आप लिख दें किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, पृष्ठ के अंदर आवेश का एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज सरफेस। जल्दी से नोट कर लें, रख कर दिया जाए बच्चों। चलिए, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया कि गॉस की प्रमेय है क्या। तो गॉस की प्रमेय हमको क्या बताती है, किसी बंद सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स बताती है, और गॉस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है,
फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हो? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अर्थात निर्वात की वैतुशीलता, और सिग्मा क्यू इन को क्या बोलते हो? टोटल इंटरनल चार्ज मींस कुल आंतरिक आवेश। अब जैसे बच्चों हमारे पास कोई भी एक क्लोज सरफेस दिया है, आर्बिट्रेरी से कोई भी आकार और आकृति हो सकती है, एनी शेप एंड साइज, और यहां पर एक चार्ज रखा है प्लस का Q1 और दूसरा चार्ज रखा है माइनस का Q2 और तीसरा चार्ज रखा है प्लस का Q3 और बाहर एक चार्ज रखा है प्लस का Q4। और आपसे मैंने पूछा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सरफेस से जाने वाला कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आपके पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी शेप है, किसी भी प्रकार की एक बंद आकृति है जिसके अंदर आवेश है Q1 माइनस Q2 Q3 और बाहर चार्ज है Q4। तो क्या आप लोगों ने पढ़ा था कि गॉस थ्योरम किन आवेशों के लिए लागू होती है? गॉस की प्रमेय उन चार्जेस के लिए लागू होती है जो बंद सरफेस के अंदर हो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल इंटरनल चार्ज, ठीक है, कुल आंतरिक आवेश सिग्मा क्यू इन, और सिग्मा क्यू इन बराबर क्या करोगे? Q1 माइनस Q2 प्लस का Q3। सभी को क्लियर हो गया? ये तीन चार्ज ऐसे हैं जो बंद सतह के अंदर हैं। Q4 वाला चार्ज कहां पर है? बाहर, इसलिए इसके लिए गॉस की थ्योरम लगाई नहीं जाएगी। ठीक है बेटा, अब हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फार्मूला क्या लिखोगे? फाई ई बराबर सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू इन की वैल्यू क्या है बच्चों? Q1 माइनस Q2 प्लस का Q3, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस, बंद सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। नोट कर लो सभी लोग कॉपी में। कोई भी एक हमारे पास बंद सतह है, उसके अंदर तीन आवेश हैं Q1 माइनस Q2 प्लस का Q3 और एक चार्ज Q4 को रखा गया है क्लोज सरफेस के बाहर। और हम लोगों को बच्चों क्या लिखना था? इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। तो हम लोगों ने क्या याद किया कि गॉस थ्योरम में हम लोग कौन से चार्जेस को कंसीडर करते हैं? हम लोग वो चार्जेस लेते हैं जो क्लोज सरफेस के अंदर हो, बाहर वाले चार्ज का कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए फार्मूला क्या लगाया? फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 प्लस का Q3। क्लियर हो गया? इसी प्रकार अगर कोई दूसरा एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें कि एक क्लोज सरफेस हमारे पास है, उसके अंदर एक चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलम और एक चार्ज रखा है माइनस का 1 माइक्रोकूलम और बाहर पर एक चार्ज रखा है 5 माइक्रोकूलम, और आपसे ये बोला जाए कि आप ये बताएं इस केस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फीयर, इस गोले से बाहर आएगा। तो फिर वही कंडीशन आ गई, जो चार्जेस अंदर हैं केवल उन चार्जेस को कंसीडर करोगे, बाहर वाले चार्ज को लिया नहीं जाएगा। सभी लोग आंसर को निकालें और कमेंट सेक्शन में आंसर को लिखें कि सवाल का सही आंसर क्या आएगा। आपको निकालना है फ्लक्स। क्या निकालना है? तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे? सिग्मा क्यू इन। और सिग्मा क्यू इन में कौन से चार्जेस लिए जाते हैं? जो क्लोज सरफेस के अंदर हो। तो क्लोज सरफेस के अंदर एक तो है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा है -1 माइक्रोकूलम, तो ये आ गया बच्चों प्लस का 1 माइक्रोकूलम। और माइक्रोकूलम को आप किसमें बदल लोगे? कूलम में 1 × 10⁻⁻6 कूलम। और अब क्या आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर 1 × 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। इसको आप सॉल्व करके इसके आंसर को लिख सकते हो वोल्टमीटर में। ये आपकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अर्थात वैद्युत फ्लक्स की। सभी को समझ में आ गया? किस चार्ज को हम लोगों ने छोड़ दिया? 5 माइक्रोकूलम को। क्यों इसको छोड़ दिया? क्योंकि ये चार्ज कहां पर है? क्लोज सरफेस के बाहर। और गॉस की थ्योरम में उन्हीं चार्जेस को कंसीडर किया जाता है जो क्लोज सरफेस के कहां पर हो? अंदर हो, बाहर वाले आवेश से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है बेटा, नोट कर लें जल्दी से, मन लगा करके टॉपिक की पढ़ाई करें। गॉस थ्योरम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका एप्लीकेशन, कि आप गॉस थ्योरम को किस प्रकार अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने में। इसलिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करने में हम लोग किन चार्जेस को लेते हैं और किन चार्जेस को छोड़ देते हैं।
तो गॉस थ्योरम में वो चार्ज लिए जाते हैं जो क्लोज सरफेस के अंदर हो, उन चार्जेस से कोई लेना देना नहीं होता जो क्लोज सरफेस के अर्थात बंद सतह के कहां पर हो बेटा, बाहर हो। सभी को क्लियर हो गया? चलिए एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक क्यूबिकल सरफेस हो, कोई भी हमारे पास एक क्यूबिकल सरफेस हो, घनाकार बर्तन, कोई भी हमारे पास एक क्यूबिकल सरफेस है अर्थात एक घनाकार बर्तन है, और इस क्यूबिकल सरफेस के कॉर्नर्स पे, किसी एक कॉर्नर पे, या चलो हम लोग पहले सेंटर पे किसी एक चार्ज को रखते हैं Q, और इसकी डायमेंशन है A, और आपसे ये बोला गया कि आप ये बताएं इस क्यूब से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इस घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल क्यूब, पूरे घनाकार बर्तन से कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा। कई बच्चों को ये प्रॉब्लम याद आ गई होगी, आपको क्लास में पढ़ाया भी गया ये कई बार, या आप लोगों ने भी एग्जाम्पल में इसको पढ़ा होगा कि अगर कोई घनाकार बर्तन है और आपसे कहा जाए कि आप ये बताएं इस क्यूब से जाने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा, तो सभी लोग जानते हो टोटल फ्लक्स का फार्मूला phi इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये चार्ज पूरी तरह क्यूब के अंदर है, इसलिए इसका नेट आंसर होगा phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये चार्ज पूरी तरह घनाकार बर्तन के अंदर है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप वह वैद्युत फ्लक्स बताएं जो किसी एक सतह से गुजरता हो, पासिंग थ्रू ओनली वन सरफेस। आप वो वैद्युत फ्लक्स बताएं जो केवल एक सतह से होकर गुजरता हो। तो सभी लोग जानते हो एक सतह से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो पूरे आवेश का या पूरे फ्लक्स का, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 1/6 पार्ट होगा, 1/6वां भाग होगा। कारण क्या है, क्यूब में कितने सरफेस होते हैं आप लोग काउंट करो, 1 2 3 4 5 पीछे वाला और 6 एक आगे वाला। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो उस कमरे को आप घनाकार बर्तन मान सकते हो। तो आप अगर गौर करके देखें अपने आगे पीछे तो 6 दीवारें आपको इनक्लोज कर रही हैं, वो 6 सरफेस है जो आपको इनक्लोज कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टोटल जो फ्लक्स होता है 6 पृष्ठों से आज 6 सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक सरफेस से कितना, तो आपको 6 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई 6। दैट मीन्स क्वेश्चन का बच्चों सही आंसर क्या आएगा, phi E डैश इज इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बताइए सभी को बात समझ में आ गई। तो कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि घन से यानी क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना है, तो आंसर है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और कभी आपसे कहा जाए कि बताओ एक सतह से जाने वाला फ्लक्स कितना है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सभी लोग इस बात को जानते हो, घन में 6 सरफेस होते हैं, तो एक सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम 6 का डिवाइड करेंगे, तब हमको एक सतह का वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा। क्लियर हो गया बच्चों सभी लोगों को। अब जैसे हमारे पास कोई भी एक सैडेड पोर्शन लिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस बर्तन में ये जो सैडेड पोर्शन है, इस पोर्शन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आपको सैडेड पोर्शन से यानी छायांकित भाग से गुजरने वाला फ्लक्स काउंट करना है। सभी लोग बुद्धि लगाएं बेटा, ध्यान से देखें फिगर को। ये जो छायांकित भाग लिया गया है जिसको मैंने सैडेड कर दिया है, ये एक सरफेस का भी चौथाई भाग है, 1 2 3 4। एक सरफेस का भी 4th पार्ट है जिसको मैंने सैडेड किया है। और एक सरफेस से जाने वाला फ्लक्स अभी आप लोगों ने निकाला है Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो अब उसका भी चौथाई भाग आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब 4 का डिवीजन आपको करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन का सही आंसर आप क्या बनाओगे, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट बाई 4। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर आएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये बात बच्चों सबको समझ में आ गई। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। 24 क्यों आया आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि जब एक सरफेस से जाने वाला फ्लक्स निकालते हो तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, अब उसका भी चौथाई भाग 4th पार्ट, तो आप 4 का क्या करोगे, डिवाइड। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। सभी को समझ में आ गया फ्लक्स निकालना। तो ये गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि आप वैद्युत फ्लक्स की गणना किस प्रकार कर सकते हो।
एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को आप सही बिल्कुल एकदम लगा करके आएंगे। ठीक है बेटा, तो नोट करते चला करें टॉपिक को, जहां पर लगे नोट करने में प्रॉब्लम हो वहां पर वीडियो को पॉज कर दें। ठीक है, और जो नए बच्चे इस समय चैनल को देख रहे हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में इसकी जानकारी दें, जिससे उनकी भी तैयारी, अगर वो लोग किसी क्लास को नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन यूट्यूब की हेल्प से वो अपनी फिजिक्स की तैयारी को अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब एग्जाम में क्वेश्चन कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अगर इस घनाकार बर्तन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना सभी लोग, क्वेश्चन कहता है कि अगर इस क्यूबिकल वेसल से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई हो, और अब हम लोग अगर इसकी डायमेंशन को डबल कर दें, इसकी भुजा को दोगुना कर दें, ए को 2a कर दें, तो नया फ्लक्स क्या होगा? सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर इस केस में इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई हो, अब अगर हम लोग इसकी डायमेंशन को डबल कर दें तो कितना फ्लक्स इस क्यूब से होकर गुजरेगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन क्यूब? बताएं इसका आंसर क्या होगा? जिसको आंसर समझ में आ गया हो वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसको 4th नंबर में दे देता हूं, आप आंसर को लिख दें। आंसर नंबर 4, जब साइड को ए से 2a कर दें तो नया फ्लक्स क्या होगा? बेटा आप लोग एक बात जानते हैं, वैद्युत फ्लक्स कभी भी बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। आपने जो गॉस थ्योरम का फार्मूला पढ़ा, phi is equal to q by epsilon naught, यहां कहीं पर भी शेप और साइज की कोई चर्चा नहीं की गई। चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो बलून हो, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप हो, बस बंद सरफेस होना चाहिए, लेकिन उसके आकार और आकृति पर कभी भी वैद्युत फ्लक्स का मान डिपेंड नहीं करता। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप इसको अपनी कॉपी में जरूर उतार लें कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। फाई इज इंडिपेंडेंट, फाई इज इंडिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस। ये बंद सतह के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो बेटा पहले फ्लक्स कितना था? पहले फ्लक्स हमको दिया था फाई, और जब डायमेंशन को 2a कर दिया तो उसने कहा नया फ्लक्स बताओ, तो आंसर है नया फ्लक्स भी क्या होगा? फाई। दैट मींस रिमेन अनचेंज, वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अपरिवर्ती है। फाई डैश का मान अब भी क्या होगा? फाई। सभी को ये बातें समझ में आ गई क्या? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर दें, समझना बेटा ध्यान से, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर हम आपसे ये बोले कि व्हेन चार्ज बिकम q by 2, यदि आप घन के अंदर रखे आवेश को यानी चार्ज को आधा कर दो तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो सभी लोग जानते हो गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू होता है q by epsilon naught, दैट मींस फाई प्रोपोर्शनल q, फाई प्रोपोर्शनल क्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना परिवर्तन करोगे चार्ज में उतना ही चेंज आएगा फ्लक्स में। अब आपने चार्ज को क्या कर दिया? हाफ, तो फ्लक्स भी क्या होगा? हाफ। दैट मींस न्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई बाई 2। क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। जब आप चार्ज को आधा करोगे तो इस सरफेस से गुजरने वाला, पूरे क्यूब से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी हाफ होगा, लेकिन अगर आप इसकी डायमेंशन को डबल करोगे तो फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम्स में अलग अलग प्रकार से बना के पूछा जाता है, तो आप इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान किसी भी बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। रब कर दिया जाए बेटा। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फ्लक्स का मान कभी भी शेप और साइज यानी आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बता दूं, एक मिनट बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपसे इस प्रकार बता दूं कि हमारे पास कोई भी एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r, एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस है r, और मैंने आपसे बोला कि यहां पर इसके सेंटर पे कोई एक चार्ज है जो Q हम लोगों ने रखा है, और आपसे ये कहा गया कि आप ये बताएं कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फीयर से गुजरेगा। तो आप लोग ये जानते हो कि स्फीयर से जाने वाला जो फ्लक्स होगा
वो होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहला आंसर तो बिल्कुल क्लियर है, स्फीयर से जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, व्हेन रेडियस बिकम्स डबल, जब r को 2r कर दें, व्हेन रेडियस ऑफ स्फीयर बिकम डबल, तो नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स अर्थात नया फ्लक्स कितना होगा। तो ये भी पॉइंट मैंने अभी आपको बताया कि फ्लक्स की वैल्यू कभी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती। तो स्फीयर की रेडियस को आप चाहे कितना भी बदल दो, फ्लक्स अपरिवर्तित होगा। क्वेश्चन का आंसर होगा फाई डैश इज इक्वल टू फाई। क्यों होगा, मैंने अभी आपको बताया, फ्लक्स की वैल्यू कभी भी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती। तो आप स्फीयर की रेडियस को चाहे जो बदलाव कर दो, लेकिन फ्लक्स नहीं बदलेगा। थर्ड केस फिर से वही आ गया कि अगर चार्ज को हम लोग 2q कर दें, तो बताइए व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नया फ्लक्स कितना होगा, तो फिर से बच्चों वही बात आ गई, फाई प्रोपोर्शनल क्यू। तो अगर आप चार्ज को करोगे डबल, तो फ्लक्स भी होगा 2 गुना। दैट मींस जो नया इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी पहले से 2 गुना होगा। सो आंसर विल बी 2 फाई। सभी को बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये बात समझ ली। दूसरा एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, स्फीयर का गोले की त्रिज्या को दुगुना करने पर, गोले की त्रिज्या को दोगुना करने पर फ्लक्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप गोले के अंदर रखे चार्ज को डबल कर दोगे, तो फ्लक्स कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी में एक प्रॉब्लम बहुत अच्छी होती है, इसको भी आप लोग तैयार कर लें। इसी में प्रॉब्लम बहुत अच्छी होती है, इसको भी आप लोग तैयार कर लें कि जैसे हमारे पास कोई भी एक स्फेरिकल सरफेस है और यहां पर एक चार्ज रखा है 4 माइक्रोकूलम और एक दूसरा चार्ज है -4 माइक्रोकूलम। तो बच्चों अब आप लोग जान गए हो कि ये दोनों चार्जेस मिलकर एक डाइपोल का फॉर्मेशन करेंगे, एक द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी ली जाए, तो अगर हम लोग यहां पर सिग्मा क्यू इन की बात करें, तो 4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, तो सिग्मा क्यू इन कितना आ गया बच्चों, 0। और अब अगर हम लोग यहां पर फ्लक्स की चर्चा करें, तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर क्या आएगा, 0। इसको भी आप लोग लर्न कर लें कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव रख दिया जाए, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लोज सरफेस के अंदर रखा जाए, तो उसका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन हम लोगों ने किसके लिए, गॉस थ्योरम के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास में भी आपके इंपॉर्टेंट थे, फंडामेंटल लेवल से ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो आपको भी ये फंडामेंटल आना चाहिए। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनमें कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है पेपर में, इसलिए आप लोग इस लेक्चर को अच्छी तरह तैयार करें और लाइक जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो आप लोग उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें भी, और अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे जो बच्चे लगातार फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 12th में हो या कंपटीशन में हो या आगे उनको तैयारी करना हो कंपटीशन की, उनके लिए ये सारे वीडियोस बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यूअसली इसकी रिवीजन करते रहें टॉपिक को और मन लगा करके अपनी तैयारी को करते रहें। तो ठीक है बेटा, ये सारी चीजें आप लोग उतार लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें और गॉस थ्योरम को कंप्लीट करें। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो लेकर हम लोग आएंगे, उसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग और उससे क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उन सारी चीजों को सीखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह तैयार करें, उनके नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को करें। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से गॉस थ्योरम का नेक्स्ट पार्ट 03 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।